तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो है प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं वो कौन कौन से प्रकार की हैं। देखिएगा, भारत एक बहुत ही बड़ा और विशाल देश है, इसलिए यहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सभी जगह का तापमान अलग अलग है, तापमान में भिन्नता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्षा भी सभी जगह एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी भी सभी जगह एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा जो हमारा देखिएगा धरातल है, जो हमारा धरातल है, तो धरातल की प्रकृति है वो भी एक जैसी नहीं है, उसमें भी भिन्नता है। इसके अलावा पवनें भी अलग अलग चलती हैं, पवनों में भी भिन्नता है। और सूर्य का प्रकाश है वो भी सभी जगह एक जैसा नहीं मिलता। तो इतने सारी जो है भिन्नताएं हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जो है पूरे भारत में एक जैसी वनस्पति नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आज हम इस क्लास में यही देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी वनस्पति के प्रकार हैं, किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसको अलग अलग हिसाब से बांटा है। हम एक सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वनों की बात कर रहे हैं? अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं। ये कौन से वन होते हैं? ये ऐसे वन होते हैं जहां पर औसतन जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। हमने क्या कहा? औसतन वर्षा जहां पर जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और जो तापमान है लगभग 25 से 28 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है तापमान? जहां पर टेम्परेचर जो है 25 से 28 डिग्री के आसपास होगा और जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। यहाँ वर्षा आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष हैं वो काफी लंबे होते हैं दोस्तों, इनकी ऊंचाई काफी होती है। कई बार तो ये 40 मीटर से 60 मीटर तक जो है इनकी ऊंचाई हो जाती है दोस्तों, ये बहुत ऊंचे होते हैं। सामान्य ऊंचाई की बात करें तो 30 से 45 मीटर तक इनकी होती है, लेकिन बहुत बार ये 60 मीटर तक भी आप इसकी ऊंचाई को देख सकते हैं। आगे अपने बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो एक तो देखिएगा ये आपको मिलते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। और मुख्यतः देखिएगा उत्तरी पूर्व भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर ये आपको मुख्यतः देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी बात की हमने? एक तो देखिएगा ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे। तो देखिएगा ये सबसे ज्यादा जहां वर्षा होती है वहीं पर आते हैं। ये हमारा पश्चिमी घाट था, इस पश्चिमी घाट का ये वाला जो ढाल हो गया वहां पर ये जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया दोस्तों। उत्तरी पूर्वी भारत में आप ले सकते हैं बंगाल को, असम को, मेघालय को, तराई प्रदेश। ये जो प्रदेश रह गए वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करते हैं इनमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा रबर, मोहगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, आर्किड जैसे वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये जो वृक्ष हैं इनमें इस प्रकार के वृक्ष जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ताड़ भी होता है, कई बार आपको बांस भी मिल जाएगा दोस्तों। और ये वृक्ष बहुत ज्यादा घने होते हैं और अलग अलग ऊंचाई वाले होते हैं। इनके अगर सिरों की बात करें तो ये छतरी नुमा होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? छतरी नुमा, छतरी नुमा। इसके अलावा देखिएगा इतनी ज्यादा इनमें सघनता होती है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता अपने इनकी सघनता को ही मानते हैं। इतने सघन होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी यहाँ पर आसानी से नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। इन वृक्षों का शोषण बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो इनकी जो लकड़ी है, इनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है दोस्तों। इनकी लकड़ी थोड़ी कठोर होती है और एक ही स्थान पर ये विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सघनता के कारण इनको काटने में भी थोड़ी असुविधा होती है और यहाँ पर देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों के अंदर इन वनों को हम क्या कहते हैं? शोला वन। यानी शोला वन कौन से वनों को कहा जाता है? इन्हीं प्रकार के वनों को अपने शोला वन के नाम से भी जानते हैं। विश्व के लगभग 90% से अधिक जैव द्रव्यमान यानी जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है दोस्तों। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं?
ऐसे वन होते हैं जो औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। 24-25 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर होता है। इनकी हाइट 40 से 60 मीटर तक हो सकती है। 30 से 45 बहुत सी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में जैसा आए उसी हिसाब से इसको देख लीजिएगा दोस्तों। क्षेत्र जो इसका रह गया, पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी ढाल हो गया, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इसमें वृक्ष जो है रबर है, मोगनी है, नारियल है, बांस है, सिनकोना है, आर्किड है। इसे देखिएगा शोला वन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शोला वन जो है किसको कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो बात आती है वो ये है कि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। पादप विविधता है वो इन वनों में अधिक पाई जाती है दोस्तों। आगे देखिएगा, उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अत्यधिक सघन मिलते हैं और इन वृक्षों की जो ऊंचाई है वो भी काफी हुआ करती है दोस्तों। आगे अपनी बात करें तो ये जो वन है मानसूनी हवाओं की आने वाली दिशा की तरफ ढलानों पर अधिक पाए जाते हैं। ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की थी, ये हमारा जो देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत रह गया। मानसूनी जो पवनें थी वो इस प्रकार से आ रही थी, ये हमारा पश्चिमी घाट था। तो इन मानसूनी हवाओं की आने वाली दिशा के ये जो ढलान रह गए, इन्हीं पर ये वन अधिक पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए दोस्तों। इन वृक्षों में अधिकतर किस्में कभी भी पत्तियां नहीं गिराती हैं, यानी पत्तियां इनकी कभी भी नहीं गिरती हैं। इनमें पाए जाने वाले अधिकतर वृक्षों की पत्तियां अधिकतर नहीं गिरती हैं, इसीलिए इन्हें हम सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं दूसरे प्रकार के विषय में, जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ी या फिर मानसून वन। अब ये वन कौन से होते हैं? इनके लिए आवश्यक जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और टेम्परेचर जो है वो 25 से 28 डिग्री आवश्यक होता है दोस्तों। कितना आवश्यक होता है? 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 30 से 45 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो जाती है। अधिकतर इनकी 30 से 45 मीटर की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। अब इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसके 4 मुख्य क्षेत्र मान के चलते हैं दोस्तों। अपने 4 मुख्य क्षेत्र मान करके चलते हैं। एक तो इसमें आता है दोस्तों, देखिएगा उत्तरी जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है उसके निचली घाटी या निचले वाले प्रदेश आ जाते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के अंदर भी ये होते हैं, पूर्वी घाट में भी ये होते हैं। और इसके अलावा देखिएगा पश्चिमी घाट का जो अपना प्रति पवनपुरी क्षेत्र रह गया, वहां पर भी ये पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ इसको देख लेते हैं, गंगा के मध्य भागों में और निचली घाटी में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में और पश्चिमी घाट का जो हमारा पूर्वी ढाल रह गया, वहां पर ये वन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इन वनों के अंदर वृक्ष जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिएगा साल होता है, सागवान होता है, शीशम होता है, टीक होता है, चंदन होता है, आम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा रोजवुड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। एक और नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं, एबोनी। एबोनी तो यहाँ प्रश्न आपसे कौन सा बनता है? कोई वृक्ष देख करके भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिएगा, इनसे जो लकड़ी मिलती है वो इमारती लकड़ी होती है, कठोर नहीं होती है। नंबर 1 बात कि ये जो यहाँ से लकड़ी मिलती है वो कठोर नहीं होती है, उसे आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी होता है। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। इनसे जो देखिएगा रेलवे के स्लीपर हैं, जलयान है, फर्नीचर हैं, वो बनते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सिंह है, जिराफ है, बाइसन है, ऐसे जो जानवर हैं वो पर्णपाती वनों में मिलते हैं दोस्तों। पर्णपाती क्योंकि ये पतझड़ी वन होते हैं। दूसरी बात, हम इन्हें पतझड़ी क्यों कहते हैं? पतझड़ी हम इसे कहते हैं, जब भी देखिएगा शुष्क काल आता है तो शुष्क काल आते ही ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों के विषय में। कौन से वनों के अंदर बात कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की अपनी बात करते हैं। तो आवश्यक औसत वर्षा जो इनके लिए होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए दोस्तों। और तापमान जो है 25 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं दोस्तों। इनकी ऊंचाई जो है 6 से 9 मीटर तक ही होती है। इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं।
देखिएगा ये वृक्ष कौन से हो गए, ये शुष्क वृक्ष हैं, शुष्क वन है। शुष्क वन है तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। इनकी देखिएगा जमीन में पानी थोड़ा नीचे होता है, इसलिए इनकी जो जड़ें हैं वो लंबी होती हैं। दोस्तों ये कहाँ पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है जहां पर वर्षा कम होगी, जहां पर वर्षा कम होगी वहीं पर ये जो वन है वो पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें मुख्यतः देखिएगा कौन सा भाग आ गया, दक्षिणी पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, और इसमें आ गया राजस्थान। राजस्थान में भी कौन सा, पूर्वी राजस्थान अपने लेंगे, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया, दक्षिणी प्रायद्वीपीय शुष्क प्रदेश आ गया। ये सारे के सारे वन जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। ये सारे वन यहीं इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय शुष्क प्रदेश जो है वहां पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना है कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। शुष्क आते ही आप देखिएगा मरुस्थलीय को दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि वहां पर 50 से कम वर्षा होती है, इसलिए हम उनको देखिए मरुस्थलीय वन की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, विशेषता 50 से कम होती है मरुस्थल के अंदर, इसलिए हम उनको मरुस्थलीय वनों की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ हम 50 सेंटीमीटर से ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन आते ये कौन से वनों में है, ये शुष्क वनों की श्रेणी में ही आते हैं दोस्तों। इसमें वृक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें वृक्ष हो सकता है बरगद, किक्कर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील और खेजड़ा भी इसमें हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए ये थोड़े जो है इनकी ऊंचाई वो कम पाई जाती है दोस्तों। आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इनका जो महत्व है वो स्थानीय महत्व ही होता है दोस्तों। इनका जो महत्व है वो मुख्यतः स्थानीय महत्व ही देखने को मिलता है। इनको साफ करके कृषि कार्य के लिए भी उपयोग में लिया जा रहा है, जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं रह जाती। इसके बाद में हम बात करते हैं मरुस्थलीय वन की। मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाएंगे, वहीं पाए जाएंगे जहां पर क्या होगा, मरुस्थल होगा। मरुस्थल का लेना देना वर्षा से होता है, तो जहां वर्षा कम होती है, यानी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री। अगर वर्षा कम है तो तापमान देखिएगा बढ़ता चला जाएगा, ये आप याद रखिएगा। वर्षा कम हो रही है वैसे ही तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता ही तो जा रहा है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष किस प्रकार के होंगे, तो देखिएगा इनमें पत्तियां कम होती हैं, इनमें पत्तियों की मात्रा क्या होगी, आपको बहुत ही कम मिलेगी। और अगर होंगी तो भी कैसी होंगी, छोटी होंगी, बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होंगी। इसके अलावा ये कैसी होंगी, ये कांटेदार होती हैं दोस्तों। कांटेदार पत्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, इन वृक्षों की जड़ें जो होंगी वो कैसी होगी, वो जड़ें होंगी लंबी। जड़ें लंबी होगी क्योंकि पानी नीचे होता है, और साथ ही साथ जड़ें पतली नहीं होती, जड़ें लंबी होंगी और जड़ें क्या होंगी, मोटी जड़ें यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, इनकी होती हैं। बबूल यहाँ का एक मुख्य वृक्ष होता है। क्षेत्र की बात करें तो ये कौन से रह गए, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान रह गया। विशेषतः यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे, गुजरात, लेह, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ का वृष्टि छाया प्रदेश, यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है दोस्तों। बबूल यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा नागफनी है, रामबांस है, खेजड़ा, खेर, खजूर है, ये वृक्ष यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगला जो आता है वो ज्वारीय वन या फिर डेल्टाई वन, या इनको मैंग्रोव वन कहते हैं, दलदली वन भी हम इनको कहते हैं दोस्तों। ये वन देखिएगा कौन से होंगे, ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर ज्वार आता है, जहां पर डेल्टा पाए जाते हैं, इन्हें मैंग्रोव भी कहते हैं। दलदली क्षेत्र होगा वहां पर ये होता है। सबसे पहली बात तो कि हम डेल्टा किसको कहते हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं। नदियां जब देखिएगा मुहाने पर आती हैं और मुहाने पर जाने के बाद में ढाल कम हो गया तो जल क्षेत्र इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं में बंट गया, तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पानी का बहाव कम होता है, इसलिए दलदल बन जाता है। तो इसे अपने दलदली क्षेत्र के अंदर जो है ये वन पाए जाते हैं, इन्हें अपने मैंग्रोव वन भी कहते हैं। कच्छ की वनस्पति ही होती है ये, इसे मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। ये वन कहाँ होंगे, नदी के डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं। खारे पानी के कारण बने दलदल में ये पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में ऐसे वन कहाँ हैं, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में, यानी जहाँ जहाँ पर डेल्टा है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। इनमें जल कैसे आएगा, इन्हें अपने ज्वारीय इसलिए कहते हैं कि ज्वार भाटे के समय जो समुद्र का अग्रसित जो जल होता है वो वृक्षों की जड़ों की सिंचाई करता है, उसमें पानी आता है, इसलिए ये वन जो है ज्वारीय वन भी अपने इनको कहते हैं। हमेशा यहाँ पर कीचड़ और दलदल ही रहता है दोस्तों। इसमें
सुंदरी वृक्ष जो है वो मुख्यतः होता है गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के अंदर सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा होता है। सुंदरी वृक्ष की प्रधानता के कारण ही हम इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली रीट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है। आगे अपने बात करें कि इसमें कौन कौन से वन है, तो बांस है, नारियल है, ताड़ है, इसके जो यहाँ पर वृक्ष हैं वो आपको काफी ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा इसमें जो वृक्ष आते हैं नाम ही आपने इनके सुने होंगे, देखे तो शायद ही होंगे। हीरो टेरिया नामक वृक्ष यहाँ पर होता है। रिजोफेरा वृक्ष यहाँ पर होता है। इसके अलावा सोनेरिटा जैसे वृक्ष जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है दोस्तों। ये समुद्र के कटाव को रोकते हैं। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये समुद्र के कटाव को रोकते हैं। इनकी लकड़ियाँ जो है जल में भी सड़ती नहीं है। ये भी उच्च जैव विविधता युक्त सदाहरित वन माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपनी बात करते हैं पर्वतीय वनों की। पर्वतीय वन कहाँ होंगे, जहाँ पर्वत होंगे। पर्वतीय वन कहाँ होंगे, जहाँ पर पर्वत होंगे दोस्तों। इन्हें शोलास वन भी अपने कहते हैं दोस्तों। ये कौन से होते हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी या फिर हिमालयी वन, और दूसरे हैं दक्षिणी या प्रायद्वीपीय वन। देखो हमने क्या कहा, ये कौन से होंगे, वन हैं, लेकिन कौन से पर्वत में एक तो आ गया हमारा हिमालय पर्वत आ गया, दूसरा हमारा दक्षिणी पठार में पाए जाने वाले जो पर्वत रह गए, उन क्षेत्रों के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। पूर्वी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय से अधिक वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय से ज़्यादा वर्षा होती है। इधर असम मेघालय की तरफ वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक सघन वन पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर अधिक सघन वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन, इन्हें अपने कुछ भागों में बांटे तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो 1800 मीटर की ऊंचाई तक होंगे। इसमें रोजवुड व साल आता है। शीतोष्ण या कोणधारी वन ये 1800 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक आता है, मध्य हिमालय में होता है। इसमें देवदार है, मैपिल है, वर्च है और सिल्वर और स्प्रूस आदि पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति की बात करें तो इसमें 3500 से 4800 मीटर तक की ऊंचाई तक ये वन मिलते हैं। इसमें खाली काई और लीचेन ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा तो नहीं होती है। तो ये कुछ एक सामान्य वर्गीकरण था जो कुछ विद्वानों के द्वारा बांटा गया है। एक दो यहाँ पर आपको कॉमन चीजें भी मिलती हैं, एक दो वृक्ष कॉमन भी होते हैं। तो एक वृक्ष ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के वृक्ष होंगे, वहां पर दूसरे अगर कोई स्थान है तो वो वाली वनस्पति के वन भी आपको मिलते ही हैं। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, एक तो जैसे इसको शोलास वन कहते हैं तो वो याद रखिएगा। इसके अलावा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे अपनी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है प्रशासनिक वर्गीकरण। जो हमारे वन है उनका प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है दोस्तों। देखिएगा भारत सरकार का वन विभाग ही क्या करता है, भारत सरकार का वन विभाग ही क्या करता है, वनों की देखरेख करता है। और व्यवस्था, नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। आधार क्या है, देखिएगा बांटने के जो आधार हैं वो हमारे पास में है। एक तो कि इनकी व्यवस्था कौन करेगा, दूसरा कि इन पे नियंत्रण किसका होगा, और इसकी सुरक्षा कौन करेगा। यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहला वन था वो था सुरक्षित वन। सुरक्षित वन कौन से होते हैं, ये सर्वाधिक महत्व वाले वन हुआ करते हैं। इनमें लकड़ी काटना और पशु चराना बिल्कुल वर्जित होता है। इनमें आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, पशु नहीं चरा सकते हैं, बिल्कुल वर्जित होता है। और इन वनों का क्षेत्रफल जो है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है दोस्तों। इतने क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। और देखिएगा ये काम क्या आते हैं, ये बाढ़ की रोकथाम करते हैं, भूमि को कटाव से बचाते हैं और मरुस्थल के प्रसार को रोकने में ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सुरक्षित वन इनको कहते हैं। आपसे पूछा जो जाने वाला है वो यही है कि ये कौन से होते हैं, पहचान। इनमें लकड़ी काटना और पशु चराना बिल्कुल वर्जित होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संरक्षित वन की बात करें, संरक्षित वन कौन से होंगे, इन वनों से जो है वो लाइसेंस लेकर ही व्यक्ति लकड़ी काट सकते हैं और पशुओं को चरा सकते हैं दोस्तों। क्या कहा हमने,
कि इन वनों से लकड़ी काटी जा सकती है, लेकिन क्या होगा, सरकार से हमें लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ तक फैले हैं। फिर आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत कौन से हो गए? इनमें देखिएगा लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इनके उपयोग करने वाले को टैक्स देना होता है। दोस्तों ये बात हमें विशेषतः याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात हमने क्या की थी, सुरक्षित वन। सुरक्षित वन में लकड़ी काटना और ये सारी चीजें क्या हो गई, वर्जित हो गई। दूसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था संरक्षित। संरक्षित में कौन सा होगा, काट तो सकते हैं लेकिन लाइसेंस लेकर के काट सकते हैं। अवर्गीकृत कौन सा हो गया, अवर्गीकृत वो हो गया जिसके अंदर कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन काटने पर क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। दोस्तों काटने पर इनको क्या देना होता है, टैक्स देना होता है दोस्तों। और ये वन जो है वो प्राय क्या होते हैं, ठेके पर दे दिए जाते हैं। इनका जो विस्तार है 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। ये कहाँ तक है, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में थे, ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर में थे और ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में थे। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा रह गया, सबसे ज्यादा सुरक्षित वन रह गया। यहाँ से यही प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आगे अपने बात करते हैं नवीनतम वर्गीकरण। अब जो पहले वाला वर्गीकरण था उसके आधार पर नहीं, बल्कि नवीनतम वर्गीकरण को प्रयोग किया जाता है। बाकी एग्जामिनर पर है वो आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले आता है राजकीय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय वन। राजकीय वन कौन से होंगे, एक तो सबसे पहली बात कि ये वन जो है वो सबसे ज्यादा भाग पर आ गए, क्योंकि 95% यानी 95% भाग पर कौन से वन है, इन्हीं वनों को श्रेणी में रखा जाता है। इनका जो देखिएगा नियंत्रण है, इनका नियंत्रण, देख रेख, विकास, सुरक्षा पूर्णतः किसके हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है। एक प्रकार से आप इनको सरकारी वन मान करके चलते हैं, क्योंकि ये जो वन है, वन भारत में घट रहे हैं, तो घटते वनों को ध्यान में रखते हुए अधिकतर वनों को इसी श्रेणी में रख दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सामुदायिक वन, यानी जिसके ऊपर समुदाय का अधिकार होता है। इनका नियंत्रण और देख रेख, विकास और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो या तो स्थानीय नगर निगम या परिषद या पालिका या जिला परिषद आदि की हुआ करती है। तो ऐसे वन जो है वो सामुदायिक वनों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा ये लगभग 3% वन जो है वो इसी में आते हैं। यहाँ कितने हो गए, 95%, यहाँ कितने हो गए, 3% हो गए। इसके बाद में हम बात करें व्यक्तिगत वन। व्यक्तिगत वन कौन से हो गए कि भारत में वनों का जितना विस्तार हो सके उतना अच्छा है, इसलिए व्यक्तिगत स्वामित्व वाले वनों के विस्तार के लिए भी काफी योजनाएं बनाई गई हैं। ये भी इसी श्रेणी, इसी उद्देश्य को रखते हुए ये जो कैटेगरी है ये बनाए गए हैं। इसमें देखिएगा व्यक्तिगत अधिकार वाले वन आते हैं जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। दोस्तों इसमें लगभग 2% वन आते हैं। इसमें कितने आ गए, 2%। तो कौन कौन से वनों की हमने बात की थी, हमने बात की थी नंबर 1 तो था हमारा राजकीय वन, और नंबर 2 था हमारा सामुदायिक वन, और नंबर 3 था हमारा व्यक्तिगत वन। अब इनमें जो था ये सबसे ज्यादा यानी 95% पे कौन से रह गए, यही रह गए। ये कितने पे रहे, फिर ये 3% पे और ये 2% पे ये वन पाए जाते हैं। अब आप इनका देख सकते हो, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो कौन सा हो गया, यही हो गया। और ये कौन से थे राजकीय वन, ये सरकारी, लगभग सारे सरकार ने इसी में डाल दिए हैं, क्योंकि वन देखिए घट रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी में डाल दिए हैं। बाकी बच्चे खुचे का जो अधिकार है वो इनको दे दिया गया है। दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं वनों से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार के लाभ हमें वनों से देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे पास में आता है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरे आगे अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ की बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रत्यक्ष लाभ कैसे कैसे मिल सकते हैं, जो डायरेक्ट हमें चीजें मिलती हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकता है, देखिएगा एक तो कृषि के जो उपकरण है वो कहाँ से मिलते हैं, कृषि के उपकरण इसी से मिलते हैं। इसके अलावा देखिएगा लकड़ी, जो लकड़ी है चाहे वो जलाने की हो चाहे इमारती लकड़ी हो, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा पशुओं के लिए हमें क्या मिलता है, चारा कहाँ से मिलता है, चारा वनों से ही प्राप्त होता है। दोस्तों चारा मिलता है। चारे के अलावा देखिएगा हमें क्या मिलता है, ईंधन, चारे के अलावा हमें ईंधन मिलता है। इसके अलावा देखिएगा कागज मिल जाएगा आपको। कागज के लिए क्या चाहिए, वन ही तो चाहिए ना। खेल के सामान हो गए, या हम इसको विभिन्न प्रकार के सामान मान लेते हैं, चाहे वो खेल के हो, रंग के हो, है ना। और इसके अलावा देखिएगा सबसे बड़ी बात, इससे क्या मिलता है, रोजगार भी तो मिलता है ना।
इससे क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। रोजगार देने को देखिए व्यवसाय मिलते हैं, जैसे लकड़ी काटने वाले हो गए, लकड़ी चीरने वाले हो गए, गाड़ियां ढोने वाले हो गए, रस्सी बनाने वाले हो गए। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा देखिएगा कास्ट कोयला। कास्ट कोयला जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो यहीं से मिलता है, इसलिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा और हम क्या कह सकते हैं, हमें जो इससे मिलता है वो मिलती है औषधि। औषधि वनों से प्राप्त होती है, इसलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा बहुत सारी सामग्रियां हैं, इससे सरकार को आय होती है। सरकार को आय भी इसी से प्राप्त होती है, ये भी सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। दोस्तों प्रत्यक्ष लाभ के अंदर हम इन लाभों को देख सकते हैं। आगे अपने अगर बात करें अप्रत्यक्ष लाभ को, ये तो वो चीजें होंगी जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलती हैं और हमें इनको काम में लेना होता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी है ये किसके लिए? जलवायु के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये जलवायु को कैसा बनाए रखता है? सम बनाए रखने के लिए और नम बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा वर्षा के अंदर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जानते हैं कि अगर पेड़ नहीं है तो वर्षा नहीं होती दोस्तों। इसके अलावा ये अप्रत्यक्ष लाभ हैं, ये सीधे हमें दिखाई नहीं देते थे, हम सीधे वनों से जलवायु प्राप्त नहीं करते, ये एक लंबे समय में ये प्रक्रिया हमारी घटित होती है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा तीसरे रूप में हम देख सकते हैं कि आंधी हो गई या तूफान हो गई या जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनकी जो प्रचंडता है ये उसको क्या करता है? कम करता है, प्रचंडता को कम करता है, इसलिए भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। और ये भूमि के लिए भी है, वन्य जीवों के लिए भी ये आवश्यक है। वन्य जीवों का आश्रय स्थल ही कौन सा रह गया? यही रह गया। अगर ये नहीं है तो वन्य जीव होते ही नहीं है दोस्तों। इसी के अलावा देखिएगा ये सौंदर्य का प्रतीक भी हो गया, और ये देखिएगा पर्यटन के क्षेत्र भी हो गए, यहाँ पर पर्यटन भी होता है दोस्तों। तो इसके अलावा देखिए हम ये कहें वायुमंडल या पर्यावरण के लिए भी ये काफी ज्यादा उपयोगी होता है। ग्रीन हाउस के प्रभाव को भी ये कम करता है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव को भी ये क्या करता है? कम करता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो हैं बहुत सारे लाभ हमें वनों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं कि देखिएगा वनों की मुख्य उपजें कौन सी होती हैं। वनों की जो मुख्य उपज है, आर्थिक दृष्टि से वन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वनों से प्राप्त उपज को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। दो भाग कौन कौन से हैं? मुख्य उपज है और गौण उपज है। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी मुख्य उपज है और कौन सी गौण उपज है, यही सबसे पहले आपको याद रखना होता है दोस्तों। वनों की उपजों के अंदर एक तो मुख्य उपज आती है। मुख्य उपज में कौन कौन सी हो सकती हैं? हिमालय प्रदेश की लकड़ियों को पढ़ेंगे अपने, फिर उसके बाद में मानसूनी वनों की लकड़ियों को पढ़ेंगे, शुष्क वनों की लकड़ियों को पढ़ेंगे। मुख्य उपजों को हम तीन रूप में देखते हैं, हिमालय की, मानसूनी वनों की और शुष्क वनों की लकड़ियां। इसके अलावा देखिएगा गौण उपज हैं, उनको भी हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से मिलने वाली लकड़ियों के विषय में। तो इसमें सबसे पहले आता है देवदार। देवदार के अलावा देखिएगा इसमें होता है चीड़, और इसके अलावा होता है श्वेत सनोवर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये याद रखिएगा, ये तीनों ही वन कैसे वन है? ये तीनों ही सदाबहार हैं। ये तीनों सदाबहार और नुकीली पत्ती वाले। कौन से हैं? ये तीनों ही नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन हैं दोस्तों, तीनों ही पाए जाते हैं। सबसे पहले देखें ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर ये मिलते हैं? तो ये देखिएगा ये 2500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ये कहाँ तक मिलेंगे? 2500 मीटर की ऊंचाई तक आपको मिल जाएंगे। चीड़ की बात करें, ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक आपको मिलते हैं। इसके अलावा देखिएगा श्वेत सनोवर की बात करें तो ये 2000 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ये जो है हिमालय प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। देवदार वृक्षों की अगर बात करें तो इनकी ऊंचाई ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 30 मीटर तक होती है दोस्तों। ये
पहाड़ी हैं, ये देखिएगा हिमालय की लकड़ियों की बात कर रहे हैं, हिमालय में ही ये वन होते हैं, वहीं पर हमें मिलते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो गया कश्मीर, फिर देखिएगा पंजाब की जो पहाड़ियां रहेगी वो इसी में आते हैं। इसके अलावा गढ़वाल का जो क्षेत्र रह गया वहां पर ये वन जो है वो पाए जाते हैं। दोस्तों इनकी लकड़ी जो है वो कठोर होती है, पीली भूरी रंग की होती है, टिकाऊ होती है, मूल्यवान होती है। दोस्तों इसका जो महत्व है वो निर्माण कार्य में विशेषतः आता है, निर्माण कार्य के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये जो देखिएगा रेलवे के स्लीपर हैं, रेलवे के जो स्लीपर हैं वो इसी से बनते हैं। दोस्तों रेलवे के स्लीपर के अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पुल बनाने के अंदर भी ये काम में आते हैं। दोस्तों पुल बनाने के, इसके अलावा देखिएगा इनसे सुगंध आती है, इनसे सुगंध आती है, इसलिए इनसे सुगंधित इत्र या तेल भी बनाया जाता है। दोस्तों इनसे सुगंधित तेल निकाला जाता है क्योंकि इससे सुगंध आती है। चीड़ के वृक्षों की बात करें तो ये भी नुकीले और सदाबहार वन है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ हो गए दोस्तों, तो ये देखिएगा ये भी आपको मिलेंगे कश्मीर में, ये आपको मिलेंगे कश्मीर में, कश्मीर के अलावा ये आपको मिल जाएंगे पंजाब के अंदर, पंजाब के अलावा ये आपको यूपी में मिल जाएंगे, इसके अलावा यूके यानी कि उत्तराखंड में भी आपको ये मिल जाएंगे। दोस्तों इनकी जो हाइट है, इनकी जो हाइट है वो 18 से 30 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी, 18 से 30 मीटर। ये देखिएगा ये बहुत ही, इसकी विशेषता जो है ये बहुत ही हल्का होता है, इसलिए हल्का होने के कारण ये पानी में तैर सकता है, ये पानी में तैरता है, इसलिए इसकी जो है पैकिंग की पेटियां हैं, या फिर इसके लिए देखिएगा नाव जो बनती है वो नाव इसी से आप बना सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। इसके अलावा सस्ता फर्नीचर बनाने के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा पैकिंग के लिए भी, सामान बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये था कौन सा वृक्ष, चीड़ का वृक्ष। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर जो हिमालय की लकड़ियों में श्वेत सनोवर है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी नुकीले और देखिएगा नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन ही होते हैं, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको विशेषतः मिलेंगे पश्चिमी हिमालय के अंदर। ये कहाँ मिलेंगे आपको, विशेषतः पश्चिमी हिमालय के अंदर मिलते हैं। ये 50 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। दोस्तों कितनी ऊंचाई तक होते हैं, इनकी ऊंचाई जो है वो 50 मीटर तक हो सकती है। दोस्तों इनकी भी जो लकड़ी है सफ़ेद होती है, नरम होती है, टिकाऊ होती है, लेकिन इनका जो उपयोग है वो कागज की जो लुगदी है उसको बनाने के लिए होता है, कागज की लुगदी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा माचिस यानी कि दिया सलाई जो है उसके लिए भी इसको काम में लिया जाता है। संदूक भी इससे बनाए जाते हैं, हल्के संदूक जो हैं वो बनाने के लिए भी ये काम में आते हैं। पैकिंग के तख्ते हैं, फर्श के तख्ते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो ये हिमालय की लकड़ियाँ थी। इसके बाद में हम मानसूनी वनों की लकड़ियों की बात करें तो एक तो आप हमारे पास में आता है साल। साल कौन से होते हैं, ये पतझड़ी वृक्ष हैं। ये कौन से वृक्ष हैं, ये पतझड़ी वृक्ष हैं। दोस्तों ये पतझड़ी वृक्ष हुआ करते हैं। हिमालय के जो नीचे की ढाल है उसमें तराई प्रदेश के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएंगे, तराई प्रदेश में आपको मिलते हैं। इसमें विशेषतः उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, एमपी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये झारखंड में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा बिहार के अंदर ये आपको मिल जाएगा, बिहार के अलावा ये उड़ीसा के अंदर ये वन आपको देखने को मिलते हैं। इनकी लकड़ी अच्छी होती है, ये भी रेलवे के स्लीपर है, डब्बे हैं, पुल बनाने के लिए काम में आते हैं। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा सागवान, सागवान के वन की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, इनकी लकड़ी भी काफ़ी मजबूत होती हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये विशेषता देखिएगा, एक तो हमारा आ गया दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र आ गया, इसके अलावा देखिएगा एमपी, फिर देखिएगा छत्तीसगढ़ में भी ये होता है। इसके अलावा ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, महाराष्ट्र के अलावा देखिएगा केरल में मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अलावा आप इसको देख सकते हैं उड़ीसा के अंदर। इन क्षेत्रों में ये सागवान के वन हैं जो पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी जहाज, रेल के डिब्बे, फर्नीचर, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इनके लिए हम इसको काम में लेते हैं।
शीशम, शीशम ये काफी इंपॉर्टेंट है, भूरे रंग की कठोर और ठोस लकड़ी होती है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट लकड़ी है क्योंकि इसका जो उपयोग है वो देखिएगा मकान बनाने में होता है, मकानों के अंदर इसके अंदर उपयोग होता है। रेल के डिब्बे भी हम इससे बना सकते हैं, रेल के डिब्बे बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फर्नीचर में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, फर्नीचर में बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ है तो ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, पंजाब में मिल जाएगा, इसके अलावा ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में ये वन जो हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं शुष्क वनों की लकड़ियों की। तो इसमें जो पाए जाते हैं सबसे पहले तो आता है बबूल। बबूल की बहुत सारी किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। इसकी जो उपयोगी चीज है वो है एक तो इसकी छाल और एक इससे मिलता है गोंद। ये दोनों चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी छाल जो है वो चमड़ा रंगने के काम आती है। क्या काम आती है? चमड़ा रंगना हो तो उसके लिए इसके छाल जो है वो काम में आती है, इसलिए ये उपयोगी है। और गोंद खाने के लिए काम में लिया जाता है। इससे देखिएगा देसी दवाइयां भी बनती हैं, इसलिए बबूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं खेर की। खेर भी एक बड़े क्षेत्र में भारत में मिलता है, कृषि उपकरण बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कत्थे का पान है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, रंगाई छपाई में भी इसका काफी ज्यादा यूज हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों गौण उपज के विषय में। देखिएगा सबसे पहले गौण उपज हमारी आती है लाख। लाख हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है भारत का एकाधिकार है, इसके अंदर देखिएगा भारत का क्या है, एकाधिकार है, इसलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है लेसिफर लक्का। एक कीड़ा है लेसिफर लक्का, ये बहुत सारे पेड़ों पे होता है, पलाश पे, कुसुम पे, बरगद पे, खेर, घोंट, पीपल, ये बहुत सारे वृक्षों की नरम डालियों को चूसता है और एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। उसी चिपचिपे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लाख कहते हैं, वही लाख के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा लाख उत्पादित करने वाले अगर स्थानों की बात करें तो गुजरात आ गया, गुजरात के अलावा एमपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा, इसके अलावा यूपी, झारखंड, झारखंड के अलावा बिहार, मेघालय, इनके अंदर जो है ये काफी ज्यादा लाख हमें देखने को मिलता है, लाख का उत्पादन होता है। लाख देखिएगा विद्युत निरोधक होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया। इसके अलावा इसको ग्रामोफोन का जो रिकॉर्ड पहले हुआ करता था, पॉलिश है, खिलौने बनाने में, टेलीविजन की ट्यूब बनाने में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाख का उपयोग। इसके अलावा आभूषणों के अंदर भी होता है। यहाँ अपने चमड़ा रंगने के पदार्थ देखते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं चमड़ा रंगने के पदार्थ। अनेक जो प्रकार के छाले हैं जो पत्तियों से प्राप्त करते हैं उनसे जो है चमड़ा रंगने के लिए अपने काम में लेते हैं। इसके लिए जो मुख्य वृक्ष आगे वो कौन से हो गए? हरड़ हो गया, इसके अलावा बहेड़ा हो गया, बहेड़ा, आंवला, आंवले के अलावा देखिएगा टारवुड, मैंग्रोव, ये बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी जो छाल वगैरह है वो चमड़ा को रंगने के लिए अपने काम में लेते हैं। गोंद, गोंद भी बहुत सारे वृक्षों से प्राप्त होता है जिसमें आता है नीम, नीम के अलावा देखिएगा पीपल है, इसके अलावा खेरड़ा है, खेरड़े के अलावा कीकर है, बबूल है। इन सभी से जो है ये जो चिपचिपा पदार्थ है वो काम आता है, चिपकाने के लिए भी काम में आता है और देसी दवाइयाँ भोजन बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हलवा वगैरह भी इससे बनता है, ये आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है। घासें भी बहुत सारी होती हैं, वन उपज के रूप में ही हमें घास भी मिलते हैं। घास में देखिएगा मुख्य कौन कौन सी आती हैं, कई बार पूछ लेता है। खसखस, खसखस भी क्या है? एक घास ही है। इसके अलावा देखिएगा रोशा है, ये भी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अग्नि घास है, मूंज है, मूंज एक बहुत बड़ी घास होती है जिसे हम हाथी घास कहते हैं।
ये सारी जो है गौण उपज के रूप में जानी जाती है दोस्तों। तो ये सारी ही जो है वन की उपज के रूप में जानी जाती है। मुख्य उपज और गौण उपज के रूप में हमने देखा था। मुख्य उपज में तो वो थे जिनको पेड़ों को डायरेक्ट रूप में अपने काम में लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से हम इन चीजों को काम में लेते हैं। ये गौण उपज हैं दोस्तों, ये उनके साथ में पेड़ तो काम में आते ही आते हैं, ये उनके साथ में जो है फ्री में हमें ये प्रोडक्ट और भी उनसे प्राप्त होता है, जैसे कि गोंद वगैरह हो गया दोस्तों। तो ये आपकी थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ये जो है सारी चीजें आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के जो वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अल्पाइन, मरुस्थलीय, शुष्क हिमालय, आर्द्र हिमालय, बहुत सारे प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। बड़े अच्छे से आपको पीडीएफ में दिया गया है, वहां से आप इसको देखिएगा। अगर वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ अधिकतर जो क्षेत्र है वो क्या रह गया, खाली ही है दोस्तों। यहाँ जो है वनों की सघनता आपको देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ मिलती है, या फिर आपको यहाँ वनों की सघनता देखने को मिलती है। ये सारे वर्षा वाले क्षेत्र हैं दोस्तों। जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहीं पर वन भी ज्यादा होते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। जितनी भारत की भौगोलिक विविधता है उतनी ही जैव विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैव विविधता के अंदर भी भारत का प्रमुख स्थान आता है दोस्तों। देश में देखिएगा, पक्षियों की अगर अपनी बात करें, लगभग 2000 से भी अधिक प्रजातियां जो है पक्षियों की पाई जाती हैं, और ये विश्व का लगभग 13% है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, देश में मछलियों की बात करें तो 2546 प्रजातियां, यानी मछलियों की लगभग 2546, 2500 से भी ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये भी विश्व का जो कुल का लगभग 12% हमारे सामने आता है। विश्व के 5 से 8%, क्या कहा हमने, 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर जो हैं भारत में ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैव विविधता के अंदर भारत का प्रमुख स्थान है, और बहुत सी जो है प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों के अंदर हाथी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये असम में, कर्नाटक में, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में जो है हाथी हमें मिलते हैं दोस्तों। एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में हमें मिलते हैं दोस्तों। यहाँ आपसे जो पीछे प्रश्न पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं कि जैसे मान लीजिएगा गेंडा कहाँ मिलता है, या फिर हाथी कहाँ मिलते हैं, कौन से वनों में मिलते हैं, कौन कौन से स्थानों पे मिलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, आगे अपने बात करें तो कच्छ का रण जो है और थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊँट मिलते हैं। तो कच्छ के रण में तो जंगली गधे मिलते हैं, और थार के मरुस्थल में हमें क्या मिलते हैं, ऊँट देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्रमशः की बात की थी। आगे अपने बात करते हैं हॉटस्पॉट के विषय में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट जैव विविधता का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें मनुष्य के कारण खतरा है। तो इसी जो स्थान है उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है ताकि उन्हें संरक्षण दिया जा सके दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, विश्व के मिलने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 2 पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तो विश्व में ऐसे जितने भी हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है उनमें से 2 जो हॉटस्पॉट हैं वो पूरी तरह से भारत में है। और ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे बात की जाए आरएस प्री परीक्षा की, तो ये लगभग उनका तय प्रश्न होता है, हर पेपर में आता ही आता है कि कितने हॉटस्पॉट हैं। तो यहाँ हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कितने 2 हॉटस्पॉट हैं, कितने हॉटस्पॉट, यानी 2 हॉटस्पॉट हैं जो पूरी तरह से भारत में हैं। क्या कहा हमने, जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? ऐसे जैव विविधता के केंद्र या क्षेत्र हैं जहाँ पर देखिएगा अभी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, 1500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 70% जो एरिया है जो उसका नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, जिससे मनुष्य से खतरा है। तो ऐसे स्थानों को हॉटस्पॉट में शामिल कर दिया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो जितने हॉटस्पॉट हैं उनमें से 2 हॉटस्पॉट जो हैं वो पूरी तरह से भारत में शामिल हैं। क्या कहा हमने, इस बात को समझ लीजिएगा, 2 जो हैं वो पूरी तरह से भारत में स्थित है, जबकि इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट है तो उसका कुछ भाग जो है वो भारत में भी आता है। तो इस प्रकार से अगर भारत से संबंधित की बात कहें तो 3 हो गई, अगर भारत में ही पूछे जाए तो कितने हो गए, 2 हो गए। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी इसमें रहता
रहता है दोस्तों, और कई बार समस्याग्रस्त प्रश्न आ जाते हैं, बाकी एग्जामिनर पे होता है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, हमने ये कहा कि पूर्ण रूप से भारत में दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पूर्वी हिमालय है और दूसरा पश्चिमी घाट पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, जबकि इंडो बर्मन जो है उसका कुछ भारतीय भूभाग भी शामिल है, उसमें कुछ भारत का भूभाग शामिल है। तो जैसे भी प्रश्न पूछे उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिएगा, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है, उसमें पाए जाने वाले मुख्य जो जीव हैं उसमें हिमालयी तहर है और सुनहरा लंगूर है, हुलोक गिब्बन है, पिग्मी होग है, उड़न गिलहरी है, हिम तेंदुआ है, ताकिन, गांगे डॉल्फिन जैसे जीव यहाँ पर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की बात करें, अब अच्छे से आपको याद हो चुका होगा अभी तक कि पश्चिमी घाट कौन से क्षेत्र की अपने बात कर रही हैं। तो यहाँ जो पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं, मालाबार गंदबिलाव, एशियाई हाथी, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर और मेकाक बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों मेकाक बंदर जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करें कि नीलगिरी तहर, मेकाक बंदर पश्चिमी घाट की स्थानबद्ध जातियां हैं, एंडेमिक जातियां हैं। यानी स्थानबद्ध जातियां कौन सी होती हैं? जो केवल यहीं पाई जाती हैं, इनके अलावा कहीं पाई नहीं जाती हैं, तो इसे स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। एक तो आ गई हमारे पास में नीलगिरी तहर, फिर मेकाक बंदर आता है, ये पश्चिमी घाट की स्थानबद्ध प्रजातियां मानी जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा, कच्छ के रण और थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं, इसकी बात अपने कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ लोयन टेल्ड लंगूर की बात अपने कर लेते हैं। लोयन टेल्ड लंगूर या मेकाक बंदर, दाढ़ी वाला ऐप भी इसको कहते हैं, ये पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में हमें लोयन टेल्ड लंगूर मिलते हैं, या जिन्हें हम मेकाक बंदर के भी कहते हैं, दाढ़ी वाला ऐप भी अपने इसको कहते हैं। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है, भारत विश्व का एक अकेला देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। दोस्तों तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिर वन में है। जो गिर वन है, गिर जंगल है, वो भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास किसे कहा जाता है? गिर जंगल है, गिर वन है, जो कि गुजरात में है। और भारत में देखिएगा शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। दोस्तों यहाँ आगे हम बात करते हैं बाघ कहाँ मिलता है। तो बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाघ कहाँ मिलते हैं? बाघ मध्य प्रदेश में, झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि याक कहाँ मिलते हैं। तो लद्दाख में हमें याक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ तिब्बतीय बारहसिंगा है, भारल है जिसे नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़, तथा कियांग क्या है? तिब्बती जंगली गधे हैं, ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीरू या फिर तिब्बती एंटीलोप, क्या कहा हमने? चीरू या फिर तिब्बती एंटीलोप जो है एक विलुप्त प्राय है, जो समाप्त होने वाला है। इसका शिकार जो है वो किया जाता है, शहतूश नामक जो इसकी ऊन होती है उसके लिए किया जाता है। ये भी यहीं पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ये कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन है आपके, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही परीक्षा में पूछे जाने और यही परीक्षा में रीट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र है उनके अध्ययन करने के बाद में ही मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये आपको विशेषताएं जीवों को आपको ठीक ठाक ढंग से याद करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में देखिएगा बंदर मिलता है, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि हमारे देश में मिलते हैं। घड़ियाल क्या है? तो घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का ही एक प्रतिनिधि जीव है जो केवल भारत में ही हुआ करता है। दोस्तों तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा भारत में देखिएगा तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख जैसे जो हैं जीव भी यहाँ मिलते हैं। पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, कर्लियो,
लिटिल स्टेंट, ऑस्प्रे, ये पक्षी जो हैं वो प्रतिवर्ष सर्दी के अंदर जो हैं भारत में आते हैं दोस्तों। कब आते हैं? सर्दी में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पर रोबिन है, रेड स्टॉट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवेन हुप पक्षियों की प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पक्षियों की प्रजातियों की बात कर रही हैं, वन्य जीव की अपने पहले बात कर चुके हैं। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियाँ मिलती हैं। इसमें से कोबरा और करेत जो है वो सांप की प्रमुख जातियां हैं, प्रजातियां हैं। इस आपसे पूछा जा सकता है कोबरा करेत क्या है, तो ये सांपों की ही प्रजातियां हैं दोस्तों। इसके अलावा आगे अपनी बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली एक प्रकार की डॉल्फिन की। और ऐसी जो डॉल्फिन है उसका नाम स्थानीय भाषा में आता है सुसु। सुसु क्या है? सुसु से अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक प्रकार की डॉल्फिन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण यानी स्वच्छ जल में मिलती है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है क्योंकि शुद्ध जल में ये मिलती है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं रेड डाटा बुक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार। रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? तो रेड डाटा बुक क्या है? ये देखिएगा विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का गठन किया गया और इस संस्था ने 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को रेड डाटा बुक कहते हैं। विश्व में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी जो सूची है उसे ही हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, वही रेड डाटा बुक है दोस्तों। IUCN जो है उसने विश्व की जो जैव प्रजातियां हैं उनको संरक्षण की दृष्टि से 5 संवर्गों में बांटा है। कितने संवर्गों में बांटा है? 5 संवर्गों में। एक तो विलुप्त प्राय है, फिर संकटग्रस्त है, फिर अति संवेदनशील है, फिर दुर्लभ प्रजातियां हैं या अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां हैं दोस्तों। तो रेड डाटा बुक क्या है? एक पुस्तक है जिसके अंदर जो एक सूची दी गई है जो विश्व के संकटग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियां हैं उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। उनके कैटेगरी भी अपने देख सकते हैं कौन कौन सी थी। विलुप्त प्रजातियां थी, संकटग्रस्त थी, अति संवेदनशील थी, देखिए दुर्लभ थी और अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां थी दोस्तों, जिनके विषय में हमने बात की। आगे हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण की। इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? तो इनमें से पहला नाम आता है स्वस्थानीय संरक्षण। ये कौन सा होता है? जो पादप या जीव जिस वातावरण या प्राकृतिक आवास में रहता है, पाया जाता है, उसका उसी वातावरण में संरक्षण करने हेतु किए गए प्रयास इन सिटू या स्वस्थानीय कहलाता है। दोस्तों हमने क्या कहा कि जो भी वन्य जीव है जहां पर वो रह रहा है हमें क्या करना है? हमें वन्य जीव का संरक्षण करना है। हमें क्या करना है? वन्य जीव का संरक्षण करना है। तो कहाँ करें? तो कहाँ करें? इसी आधार पर देखिएगा इन सिटू और एक्स सिटू माने जाते हैं। स्वस्थानीय और परस्थानीय दो प्रकार से जो है जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। स्वस्थानीय को हम लें तो स्व का स्थान यानी खुद का स्थान। खुद का स्थान कौन सा हो गया? जहां पर वो जीव रहता है, जहां पर वो पाया जाता है, वहीं पर उसका संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें देखिएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सारे के सारे जो हैं वो स्वस्थानीय होते हैं क्योंकि इनमें जो जीव है उनको वहीं रखा जाता है जहां वो है, बस उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है। उन जीवों को वहां से निकाल करके और कहीं दूसरे स्थान पर लेके जाया नहीं जाता है दोस्तों। इसी क्या देखिए विपरीत जो आता है परस्थानीय संरक्षण। परस्थानीय यानी इसको एक्स-सिटू भी बोलते हैं, इसको हम एक्स-सिटू भी बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है? देखिएगा ऐसी जातियां जिनके प्राकृतिक आवास क्षतिग्रस्त हो गए, यानी ऐसा मान लीजिए कोई जंगल खत्म ही हो गया है तो ऐसे जीवों को हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? उनको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है और उनको देखभाल की आवश्यकता हो तो इन संकटापन्न जातियों का संरक्षण मानवीय पर्यवेक्षण में किया जाता है। मानव के पास में उसको लेके आते हैं, वहीं उसका ध्यान रखा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गए, बीज बैंक हो गए। चिड़ियाघर आपने देखा होगा, उसमें पूरी जो जीव उसमें रखा गया है उसकी जो सारी विशेषताएं हैं वो वहां पर लिखी होती हैं दोस्तों। बीज बैंक है, पादप उत्तक संवर्धन है, जर्म प्लाज्मा बैंक है, जल जीवशाला जिसे एक्वेरियम बोलते हैं, यहाँ पर भी इनको जो है संरक्षित रखा जाता है दोस्तों। तो स्वस्थानीय कौन सा था? जब किसी जीव का संरक्षण जो है जहां से वो है उसी स्थान पर रखा जाए तो वो स्वस्थानीय होता है। परस्थानीय कब होगा? जब उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाके संरक्षण किया जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं भारत में
एशियाई हाथी की। भारत में जो एशियाई हाथी है साइबेरियन सारस है, भारतीय लोमड़ी है, पिग्मी होम है, गोरल है, सफ़ेद बगुला है, एशियाई गधा है, कश्मीरी बारहसिंगा, गंगा डॉल्फिन, सफ़ेद गिद्ध, घड़ियाल, कृष्ण मृग, ये सारी की सारी कौन सी जातियां हैं? ये सारी की सारी संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा जो हमारा काजीरंगा और मानस जो है, सुंदरबन है, नंदा देवी व फूलों की घाटी उत्तराखंड, केवलादेव घना को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, अभ्यारण्य को शामिल किया गया है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में। तो ये कब स्थापित किए गए थे, कब इसका प्रोग्राम शुरू हुआ था? तो यूनेस्को के द्वारा 1972 को संचालित MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था। उसी के तहत बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसके भाग कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। कोर कौन सा होता है? प्राकृतिक या अविकसित अनडिस्टर्ब्ड अपने इसको बोलते हैं। ये क्षेत्र विधिक रूप से संरक्षित होता है। जैसे किसी भी बायोस्फीयर का जो इंटरनल जो स्थान होता है, जैसे मान लीजिएगा हम इस स्थान को मान लीजिएगा, तो ये हमारा कोर होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं दिया जाता है, ये पूरी तरह से संरक्षित रखा जाता है। बफर क्षेत्र कौन सा होगा? जो कोर के चारों तरफ होता है, यानी कोर को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। और ऐसे जो स्थान होंगे, ये जो स्थान हो गया बफर हो गया, इसके अंदर देखिएगा शोध की और शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो संचालित हो सकती हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उसमें शोध कार्य किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन कोर के अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता। तो बिल्कुल सेंटर के अंदर कोर आता है, कोर के चारों तरफ कौन सा आ गया? बफर आ गया। और बफर के बाद में इसके चारों तरफ, बफर के चारों तरफ जो आता है वो पारगम्य या ट्रांजिशन जोन आती है दोस्तों। ये बायोस्फीयर रिजर्व का बाह्यतम भाग होता है। इसमें वानिकी भी हो सकती है, मनोरंजन संबंधी गतिविधियां, आर्थिक उपयोग, ये सारा कुछ इसमें करने की अनुमति होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसे बांटा जाता है, उसके इस प्रकार के भाग होते हैं दोस्तों। ये आपसे पूछा जा सकता है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कोर कहाँ होता है? सबसे सेंटर में होता है। इसमें कोई प्रकार की गतिविधि नहीं की जाती है, बंद होती है। उसके चारों तरफ देखिएगा बफर होता है, यहाँ पर गतिविधियाँ तो की जाती हैं, लेकिन कौन सी हैं? शैक्षिक और शोध संबंधी गतिविधियाँ की जा सकती है। उसके चारों तरफ जो है वो पारगम्य होता है। पारगम्य यहाँ पर हमें देखिएगा वानिकी, मनोरंजन संबंधी जो भी गतिविधियाँ हैं, आर्थिक उपयोग संबंधी जो अनुमति हमारे पास में हुआ करती है दोस्तों। उसके बाद में आगे अपने देख लेते हैं भारत के जैव मंडल जो हमारे रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो कितनों की संख्या की अगर अपने बात करें तो वर्तमान में अभी तक 18 ज्ञात हैं। इसमें देखिएगा कौन कौन से हैं। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र, ये कहाँ हो गया? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में है। मानस बहुत बार पूछा जाता है, असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहंग दिबंग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अचनकमार या अमरकंटक है, ये मध्य प्रदेश में है। कच्छ का रण गुजरात में है। कोल डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में है और तमिलनाडु में है। बड़ा निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह गया। डिब्रू सेखोवा ये असम में रह गया। शेषचलम पक्की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है और पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो ये हमारे जो हैं जैव मंडल सारे रिजर्व रहेंगे, इनको याद रखना है आपको। इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। यूनेस्को विश्व के प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल करता है। यूनेस्को ने भारत के 9 जैव मंडल रिजर्व को विश्व धरोहर में घोषित किया है दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? निकोबार द्वीप समूह, अचानकमार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी है दोस्तों, इनको शामिल किया गया है। हुंगल प्रजाति, यहाँ हम एक प्रजाति की बात कर रहे हैं। हुंगल प्रजाति डाकचिगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में मिलती है दोस्तों, वहाँ पर आपको मिलेगी। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो काफ़ी विश्व में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी दोस्तों। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमें याद रखने वाले फैक्ट थे दोस्तों।